नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज से हम एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2007 से 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं और जितने शिफ्ट में हुए हैं, पूरे सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन किया गया है, ताकि आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाया जा सके और आपको ये पता चले कि किस स्तर से और कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि प्रीवियस ईयर पेपर पहले आपको करा दें, उसके बाद अभ्यास प्रश्न और प्रत्येक टॉपिक पे आपको प्रश्न दिया जाएगा। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन क्विज के रूप में जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका कराया जाता है क्विज। तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्विज को सॉल्व करके आप अपने तैयारी को और सुदृढ़ बना सकते हैं तथा आप अपनी दावेदारी को जो है कि सफलता की सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। मरकरी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, और इसका जो है कि मरकरी का ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होने के कारण जितने भी तापमापी यंत्र होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे थर्मामीटर है। एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि अधातुओं में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका सही उत्तर हो जाता है ब्रोमीन। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इस सीरीज का कि वायुमंडल का जो स्तर रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है उसे कहते हैं आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की जो भी रेडियो तरंगें होती हैं उनको जो है कि पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, इसलिए कि आयन मंडल में जितने भी गैसीय कण उपस्थित होते हैं वो खुद जो है कि विद्युत आवेशित होते हैं, जिसके कारण उनको आयन कहा जाता है। तो जैसे ही पृथ्वी से किसी भी रेडियो तरंग को भेजा जाता है तो वहाँ पे परावर्तन वो जो है कि गैसीय कण परावर्तित करके इनको पुनः पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। किसी भी वस्तु का भार निर्वात में सबसे अधिक होता है। किसी भी वस्तु या पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन भार बदलता रहता है, क्योंकि भार का जो मान होता है वो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर निर्भर करता है, और माध्यम बदलने के साथ साथ जी का मान बदलता है, जिसके कारण भार भी बदलता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि सूर्य जिस गुरुत्वीय बल के साथ पृथ्वी को आकर्षित करता है वह, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है कि उतना ही जिससे सूर्य को पृथ्वी आकर्षित करती है। सूर्य जिस बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है उतना ही आकर्षित बल से पृथ्वी भी सूर्य को अपने तरफ आकर्षित करती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रभावित रहती, क्योंकि जो दिन की लंबाई होती है वो पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है, पृथ्वी की घूर्णन गति पर। तो इसलिए वायुमंडल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर घूर्णन गति बदलेगी तब दिन की लंबाई बदलेगी, अन्यथा नहीं बदलेगी। और जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि जिन बच्चों को विशेषतः पश्चिमी देशों में बहुत कम धूप मिलती है वह किस रोग से ग्रसित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा रोग। सूखा रोग को रिकेट्स भी कहते हैं, और इसका जो मुख्य स्रोत है ये विटामिन डी के कमी से होता है, और विटामिन डी जो है कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ को दृढ़ और अधिक उछलने वाला बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर को मिला देने से रबड़ जो है कि दृढ़ और उछलने वाला बन जाता है।
और भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादक केरल राज्य करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की। मानव शरीर में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग जल होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीकी एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शरीर के अंदर कोई भी अगर रोग या कोई समस्या है तो उसको देखने के लिए एक जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो आपका ये ट्यूब होता है, जिसे ऑप्टिकल ट्यूब कहते हैं, उसके सहायता से आंतरिक जो है कि गतिविधियों की जांच की जाती है, क्या समस्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू में। सीपीयू में रजिस्टर जो है कि होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि वयस्क मानव कंकाल में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 अस्थियाँ। और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 300 अस्थियाँ पाई जाती हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इस पुस्तक का जो हुआ था प्रकाशन वो 1998 में हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद जो कोलकाता का टाउन हॉल था उसमें एक बैठक संपन्न हुई और वहीं से स्वदेशी आंदोलन का जो है कि ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। और इसका जो मुख्य गाना था उसमें वंदे मातरम जो है कि इसका मुख्य शीर्षक गीत था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर का। बाबर ने जो है कि ये स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो बाबर ने है सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह घोषित किया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान में नहीं है। बाकी लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है इसका आर्टिकल 93 में वर्णन किया गया है। राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है इसका आर्टिकल 89 में वर्णन किया गया है। और राज्य विधानसभाओं का जो उपाध्यक्ष होता है इसका आर्टिकल 178 में वर्णन किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। जब किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाता है, दोनों सदनों का, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि प्रतिचक्रवात के केंद्र का अभिलक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब। प्रतिचक्रवात के केंद्र का अभिलक्षण उच्च दाब होता है जबकि चक्रवात के केंद्र का अभिलक्षण निम्न दाब होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी में। और पणजी जो है कि गोवा की राजधानी है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की जो स्थापना हुई थी
वो 1 जनवरी 1966 को हुई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि तूतीकोरिन का मत्स्य पतन स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर। तूतीकोरिन का मत्स्य पतन कोरोमंडल तट पर स्थित है। और कोरोमंडल तट जो है आपका आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। उसके बाद दूसरा पे आपका फिलीपींस है और तीसरा नंबर भारत का है। नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो जीडीपी का वार्षिक दर था, लक्ष्य था, वो 8% का था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण के बाद आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए यूएस द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन इनफाइनाइट जस्टिस। विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण के बाद जो है कि यूएस ने ऑपरेशन इनफाइनाइट जस्टिस प्रारंभ किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि 25 केजी के भार को भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ कर रखने में किया जाने वाला कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अब आइए इसको देख लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए, कार्य इजकल टू होता है बल गुणे विस्थापन। तो W इजकल टू एफ डी कास थीटा। अब W इजकल टू एफ डी कास थीटा होता है तो F का मान होता है F इजकल टू MA। तो A जो होता है F इजकल टू MA, तो जो त्वरण होता है, अगर कोई भी गति पृथ्वी के समांतर हो रही है तो वहाँ पे त्वरण लेते हैं, A लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी गति पृथ्वी के लंबवत हो रही है तो वहाँ पे G लेते हैं, क्योंकि G जो है कि लंबवत गति के लिए G का मान बदलता रहता है। तो यहाँ पे जो गति हो रही है वो 1 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब पृथ्वी के लंबवत हो रही है, तो यहाँ पे G लेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे F का मान हम रखेंगे तो W इजकल टू MA D कास फाई थीटा के जगह पे रख देंगे हम MG D कास थीटा। अब इसका मान रखेंगे तो W इजकल टू M का मान आपका हो गया 25 और G का मान आपका हो गया 9.8 और D का मान जो है कि 1 मीटर ऊंचाई दिया है तो 1 रख लेंगे। और कास 90 का मान हम जानते हैं कि 0 होता है तो 0 रख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि संसद द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद किसकी सिफारिश पर समाप्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा के द्वारा। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद को लागू भी करना है तो विधानसभा से पास किया जा सकता है, और अगर समाप्त भी करना है तो विधानसभा से ही समाप्त होता है पारित होने के बाद। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से पृथ्वी के निकटतम कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है कि वायुमंडल के सबसे समीप है और ये पृथ्वी से जो इसका औसत ऊंचाई है वो 16 किलोमीटर है। और इसमें क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्में हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है कि अम्ल का प्रतिरोध करती है और इसमें क्रोमियम की मात्रा, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा 15% होती है और यह अत्यधिक कठोर होता है और इसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है। आइए अब 27वां प्रश्न देखते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिस्मथ के, क्योंकि एल्युमिनियम भी जो है कि धातु और ऊष्मा का सुचालक है, आयरन भी है और सिल्वर भी है, बिस्मथ नहीं है। बिस्मथ का जो परमाणु भार होता है वो आपका 83 होता है और यह एक रासायनिक तत्व है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहली मिसाइल बोट का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभूति। भारत में निर्मित पहली मिसाइल बोट INS विभूति है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय एल केलकर। विजय एल केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके YD रेड्डी थे और आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ। कच्छ जो है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से जिला है और इसका ट्रिक भी हमने जो है कि बनाए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 5 जो बड़े ज़िला हैं भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो उसका ट्रिक है कि कल ज़िला में बाबा जी आ रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि भारत में कितने बड़े और छोटे पतन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 बड़े और 200 छोटे पतन हैं, मतलब जिसको बंदरगाह कहते हैं। तो भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष UN का संगठन नहीं है, संयुक्त राष्ट्र। बाकी खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, ये तीनों संयुक्त राष्ट्र के संगठन हैं। बाकी IMF नहीं है। और IMF का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और जो IMF की स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद का अधिकतम हिस्सा आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र से। सकल घरेलू उत्पाद का जो अधिकतम हिस्सा होता है वो सेवा क्षेत्र से आता है और सेवा क्षेत्र से जो GDP का हिस्सा आता है 2/3 हिस्सा जो है कि GDP का आपका सेवा क्षेत्र से आता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि 9 डिग्री चैनल अलग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है और जो 10 डिग्री चैनल होता है वो उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम का अर्थ है कि खिलाड़ी को जीतना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ये चारों खिताब जो है कि ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत जीतना पड़ता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है कि आपका ये जनवरी के महीने में होता है और फ्रेंच ओपन आपका मई जून में होता है और विंबलडन आपका जून जुलाई में होता है और ये आपका US ओपन ये अगस्त सितंबर में होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है कि ब्रेव विंड नाम की क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान के द्वारा। ये ताइवान के द्वारा बनाई गई मिसाइल है ब्रेव विंड और ये पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली ये मिसाइल है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। अब आइए फिक्की का जो फुल फॉर्म है उसको हम देख लेते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बार फिर से फिक्की का फुल फॉर्म देख लेते हैं।
द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और कि किस समाचार पत्र का शीर्ष वाक्य जो है कि ये सिर्फ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, शीर्ष वाक्य जर्नलिज्म ऑफ करेज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस का जो शीर्ष वाक्य है वो जर्नलिज्म ऑफ करेज है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है 39वां कि एंजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दीपक चोपड़ा के द्वारा। एंजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ था वो दिसंबर 1994 में हुआ था। और इस पुस्तक का जो सारांश है इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य का दिमाग अपने असाधारण शक्ति को स्वयं कैसे जो है कि संतुलित रख सकता है, इसमें इसको बताया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर MVS 1000 नाम किस देश के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा। सुपर कंप्यूटर MVS 1000 का नाम रूस के द्वारा दिया गया था। आइए अब इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में किंतु राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का अंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप का अंग है। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा अपने जितने भी मित्र हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।